प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज ज्वालापुर हरिद्वार, एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 10वीं की सेमुसी पुस्तक को पढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हम का तीसरा पार्ट आज निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने तीसरा पाठ आपको पढ़ाया था। आज हम उसके प्रश्न और उत्तर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे शब्दार्थ आ रहे हैं। ये शब्दार्थ तो हम स्वयं पढ़ सकते हैं। इसमें उत्थाय, उत्थितो भूत्वा, अलंकृते, विभूषिते, ये पर्यायवाची है। उत्थाय मैंने उत्थितो भूत्वा, उठ कर गए, इस तरह से। और ये हम स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन आंसर है, जो मेन क्वेश्चन आंसर है इसके, जो अभ्यास के तहत आते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। पहला जो प्रश्न है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में लिखत लिखो, ठीक है। क रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृश आसीत्। रामाय, राम के लिए, कुशलवयो, कुश और लव का, कंठाश्लेषस्य स्पर्श, कंठ में लगने, आश्लेष मैंने चिपकने, गले में चिपकने यानी गले लगने का जो स्पर्श था वो कीदृश आसीत्, कैसा था। बताइए कैसा था। वो उनके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। तो क्या था वो? हृदयग्राही, हृदय ग्राही, ठीक है। कैसा था वो? हृदयग्राही, ठीक है। तो सारे शब्द ऐसे ही रहेंगे। कीदृश की जगह क्या आ जाएगा? हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव का कंठाश्लेष, गले लगने का स्पर्श जो था वो हृदयग्राही था, ठीक है। ख में देखिए, राम कुश लव, राम जो है, लव कुश को कुत्र कहाँ, उपवेशयितुम बैठने के लिए, कथयति कहते हैं। कथयति मैंने वैसे होता है कहता है, लेकिन राम के लिए हम जब बोलेंगे तो कहते हैं बोल देंगे हिंदी में। तो कुत्र मैंने कहाँ बैठने के लिए वो कहते हैं? अंके, कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? गोद में। अंक कहते हैं गोद को। अंक मैंने अक्षर भी होता है, अंक डिजिट जिसे कहते हैं, और अंक मैंने गोद भी होता है। तो राम कुशलवौ अंके उपवेशयितुम कथयति, गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भावात मैंने छोटा होने के कारण, हिमकर मैंने चंद्रमा, कुत्र विराजते कहाँ सुशोभित होते हैं, कहाँ पर सुशोभित होते हैं? कुत्र हटा करके हम क्या लिख देंगे? पशुपति मस्तके, पशुपति यानी शिव जी के, मस्तके मने मस्तक पर, ठीक है। बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, बाल छोटा होने के कारण चांद जो है पशुपति के मस्तक पर, शिव जी के मस्तक पर विराजते मैंने सुशोभित होता है। कुश लवयो वंश से कर्ता कह, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? कौन है बताइए। कह मैंने कौन? सूर्य, सूर्य लिख दीजिए, सिर्फ सूर्य। इससे छोटा हो जाएगा आंसर थोड़ा, कह हटा के सूर्य लिख देंगे। कुश लवयो वंश से कर्ता सूर्य, ठीक है। वहाँ पर सहस्र दीदिति का प्रयोग हुआ है, पर आप सूर्य भी लिख देंगे तो चलेगा। केन संबंधेन, किस संबंध से वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसीत्, कुशलव के गुरु थे। किस संबंध से गुरु थे वो? उपनयन उपदेशेन या उपनयन संबंधेन, उपनयन संबंधेन, उपनयन के संबंध से वो जो है क्या थे? वाल्मीकि कुशलव के गुरु थे। तो ये उपनयन इसमें हम डाल देंगे, संबंधेन तो लिखा हुआ ही है, मैंने फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। कुश लवयो मातरम, कुश और लव की माँ को वाल्मीकि केन नामना, किस नाम से, आह्वयति बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? वाल्मीकि वधु नाम से, वधु, सिर्फ वधु लिख दीजिए और नामना को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। वधु नामना आह्वयति, कुश लव की माँ को वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, रेखांकितेषु रेखांकित पदेषु, पदों में विभक्ति कारणम निर्दिशत, विभक्ति का कारण निर्दिशत मैंने बताइए, निर्देश कीजिए कि विभक्ति क्यों आई है। जैसे राजन मैंने हे राजन, अलम मैंने बस करो, अति दाक्षिण्यन बहुत उदारता से बस करो। तो उदारता से
जो है इसमें तृतीया क्यों आई है जब, तो यहाँ उत्तर ये है, अलम शब्द जब जब आएगा तो जिस चीज़ से हमें बस करना होगा, जिस चीज़ से हमको बस करने को कहा जाएगा, उस शब्द में, जो शब्द में, उस वस्तु को या बात को कहने वाले शब्द में हमको तृतीया विभक्ति रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे तृतीया है, जहाँ जहाँ भी आएगा अलम शब्द, वहाँ उसके साथ वाले शब्द में तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे अति दाक्षिण्य ये शब्द था, अति दाक्षिण्य, और इसका तृतीया के एक वचन क्या बनेगा, अति दाक्षिण्येन। तो ये एक नियम होता है, ठीक है। तो ये अलम शब्द के योग में तृतीया लिख देंगे हम, अलम शब्द के योग में तृतीया होती है, ठीक है। तृतीया इसको ऐसे कर लेते हैं, विभक्ति होती है। अब देखिए, रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति, राम लव कुश को आधे आसन पर उपवेशयति बैठा आते हैं। तो आसन, आधे आसन पर, आसन के आधे हिस्से पर, जब पर था तो ये सप्तमी आनी चाहिए थी, आसनार्धे, सप्तमी में आसनार्धे बनता है, लेकिन यहाँ तो आसनार्धम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जब भी, वैसे तो तिष्ठति अगर आता है यहाँ पे, उपवेशयति मैंने स्थापयति आता, कि स्थापित करते हैं तो आसनार्धे आ जाता, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग पूर्वक जब भी विश धातु का प्रयोग होगा, तो जिसका अर्थ बैठना है, तो जब भी हम जिस चीज़ पर बैठेंगे तो उसमें सप्तमी के बजाय क्या करेंगे, द्वितीया करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लोग ऐसा प्रयोग किया करते थे। अब चूंकि लोग ऐसा प्रयोग किया करते थे तो उसको मानना पड़ेगा। तो व्याकरण तो बाद में आती है, भाषा पहले होती है। तो भाषा कुछ कुछ जो होती है ना, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे ही भाषा में भी कुछ नियम अलग टाइप के होते हैं। तो ये नियम उन्हीं में से है कि उपसर्ग पूर्वक विस धातु का प्रयोग जब भी होगा और ऐसे उपवेशयति बनेगा, तो उसमें जिस चीज़ पर व्यक्ति बैठेगा उसमें सप्तमी नहीं आएगी, बल्कि हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग पूर्वक लिख दें यहाँ पे, उपसर्ग पूर्वक विष धातु। अब के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। आगे से आप ये वाला उतार देंगे, के योग में तृतीया विभक्ति, सॉरी द्वितीया विभक्ति होती है, ठीक है। इसको पूरा लिख दे, तो के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ठीक है। अब आइए ग, धिंग माम एवं भूतम, एवं भूतम ऐसे हुए, एवं भूतम ऐसे हुए, माम मुझको, धिंग मैंने धिक्कार है, ये धिक होता है क पांचवें में बदल गया, क्योंकि यहाँ पांचवा पड़ा है, तो क अपने आप में अपने ग्रुप के पांचवें में बदल जाए। जो पहले वाले अक्षर के पास कोई पांचवा अक्षर पड़ा होता है तो पहले वाले की पावर अपने ग्रुप के पांचवें वाले के बराबर हो जाती है। जैसे कोई छोटा आदमी होता है ना, वो बड़े मजबूत आदमी के आसपास रह रहा हो ना, अगर उसकी अप्रोच हो, तो वो छोटा आदमी अपने आप को क्या समझता है, बड़े आदमी के बराबर। जैसे अब ये का अक्षर, ये तो सीधे ही बड़ा हो गया, पांचवा हो गया अपने ग्रुप का, ग, क्योंकि इसके आसपास कौन है, पांचवा है, प फ ब ब म, ये म है, तो ये क ग में बदल गया, ठीक है। तो ये व्याकरण का कुछ नियम है जो आप डीपली समझेंगे जब व्याकरण समझाया जाएगा। तो मुझको धिंग मैंने धिक्कार, तो जिसको धिक्कार होता है उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। तो धिंग द्वितीय विभक्ति, सॉरी, धिंग, धिक शब्द लिखिए, धिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, ये वाला पोर्शन, ये द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे। अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अंक व्यवहितम गोद को व्यवधान बना करके सिंहासनम अध्यास्यतम, सिंहासन पर बैठिए। यहाँ पर भी देखिए ये वाला रूल चलता है, ऊपर वाला अधि आस, आसन सुना है, आसन जिस पर हम बैठते हैं, तो अधि आस मैंने अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग होने पर क्या होगा, अधि आस होने पर, यानी इसका प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है। किस पर, जिस पर बैठेंगे हम, जैसे सिंहासन पर बैठ रहे हैं तो सिंहासन पर, वैसे पर तो होता है सप्तमी का, मे पे पर, लेकिन होगी क्या विभक्ति, द्वितीय।
अब ग देखिए, अलम अति विस्तरेण, अति विस्तार से, अलम माने बस करो, इसमें यही होगा, अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो विस्तरेण में तृतीय विभक्ति हो गई। आया समझ में? चलिए अब तीसरा जो प्रश्न है वो सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषा मंजूषा से पर्याय द्वयम चित्वा, दो पर्यायवाची चुन करके पदानाम समक्षम, पदों के समक्ष लिखत मने लिखो। शिव मने शिव जी, शिष्टाचार मने शिष्टाचार, शशि मने चंद्रमा, चंद्रशेखर मने शिव जी, सुत मने पुत्र, ईरानी मने इस समय, अधुना मने अब, पुत्र मने पुत्र, सूर्य मने सूर्य, सदाचार मने अच्छा आचरण, निशाकर मने चंद्रमा, भानु मने सूर्य, अभिमकर मने चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन कौन है बताइए। अब चंद्रमा का पर्यायवाची एक तो हमें मिल गया निशाकर और एक मिल गया शशि, तो हम लिख देंगे यहाँ पे शशि और निशाकर। ठीक है, संप्रति इस समय, तो संप्रति के पर्यायवाची कौन कौन में, अधुना और इदानीम। ठीक है, इदानीम और अधुना। पशु समुदाचार, समुदाचार का देखिए अच्छा आचरण, उसका पर्यायवाची शिष्टाचार और सदाचार। ठीक है, शिष्टाचार, ये कोरोना पीरियड चल रहा है ना, तो इसलिए आपके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। सदाचार। पशुपति शिव जी, इसके क्या है, शिव और चंद्रशेखर, शिव चंद्र शेखर। ठीक है, तनय पुत्र, उसका क्या होगा, पुत्र सुतः, दो हो गए, पुत्र सहस्र दीदी थी, सूर्य, उसका क्या हो गया, सूर्य और भानु, सूर्य भानु। ठीक है, ये पुस्तक मैंने किसी से ली है, मेरे पास कोरोना काल में मेरी पुस्तक नहीं थी, तो मेरे पड़ोस में एक बालक था, तो उसने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सही ढंग से समझाऊंगा, देखता हूँ उसने कैसा किया हुआ है। उदाहरणम अनुसृत्य, चौथा क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके पदेशु पदों में प्रयुक्त विभव प्रकृति और प्रत्यय को, प्रकृति प्रत्यय लिखो। चमने और प्रकृति और प्रत्यय, धातु और उसमें लगाओ प्रत्यय, जैसे यथा मैंने, जैसे आसनम, आसन, आस धातु है, ल्युट प्रत्यय, ल्युट में यू बचता है, देखिए ल्युट में बचता है यू, यू को हो जाता है अन, और आस में अन जोड़ता है तो क्या बनता है, आसन बन जाता है। ऐसे दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बॉक्स बना दिए हैं, ये वो बना दिए हैं, कुछ शब्द रख दिए, पदानी मैंने पद लिखे हुए हैं, प्रकृति लिखनी है, प्रत्यय लिखने हैं। युक्तम, युक्तम, युक्तम मैंने ठीक, अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है युज, यू ज, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और इसमें क्या प्रत्यय होता है, उक्त, आधा क और त। ठीक है, भाजनम माने पात्र, तो ये भाज, जो आधा हो जाएगा ऐसे, भाज माने पात्र होना, और ल्युट प्रत्यय होगा, ल्युट को में यू बचता है, मालूम है आपको, और यू को हो जाता है अन, और ये भाज में अन जुड़ जाएगा, भाजन बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में भाजन बन जाता है। अब देखिए शालीनता, शालीनता में क्या होगा, देखिए शालीन शब्द है और तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय होता है। ठीक है, शालीन तल में बचता है तो जो शालीन में त बचा, सॉरी शालीन में तल में त बचा, तो क्या हो गया, बन गया शालीन त, और साथ में एक प्रत्यय हो जाता है ताप, जिसमें बचता है आ, तो शालीन त में आ जुड़ता है, ता हो जाता है, शालीन ता। ठीक है, अब देखिए लालनीय, लल अनियर, लल ल आधा, लल अनियर। ठीक है, तो लल अनियर देखिए, अनी जुड़ेगा, ललनीय, अ को आ हो जाता है वृद्धि संधि से, तो लालनीय है। ठीक है, और छदत्वम, छद त्व, छदत्व प्रत्यय, त्व और तल दो प्रत्यय होते हैं जो जातिवाचक होते हैं, तो छदत्वम जातिवाचक माने उसकी सबकी जाति बताने वाले, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व और मनुष्यता, ये क्या है, मनुष्य की जाति क्या है, मनुष्यता, मनुष्यत्व, तो ये त्व भी ऐसा ही है, आधा त और व, तो छद द आधा है, तो इसमें त्व लगेगा तो छदत्व बन जाता है, ये इस तरह से। सन्निहित, सन्निहित देखिए, इसमें इस बच्चे ने लिखा हुआ है समा, लेकिन हम इसको ठीक कर देते हैं,
सम उपसर्ग है यहाँ पे, सम और नी धातु है, नी उपसर्ग है, सॉरी सम भी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, और धा धातु है, धा, ध में आ की मात्रा लगाइए, धा प्लस और उक्ता प्रत्यय लगाइए, ठीक है, और तो ये बन जाता है सन्निहित। उसमें फिर आधे म को न में बदल देते हैं और धा काय में बदल जाता है ही में, ह में छोटे की मात्रा। एक सूत्र होता है दधा तेर ही, वो अब आपका विषय नहीं है, आप धा को ही समझ लीजिए, छोटा ही। जब आप बड़े होंगे तब आप समझेंगे इन चीज़ों को, यदि आपने अपनी संस्कृत की पढ़ाई जारी रखी तो, या आप कक्षा में जब मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप ध्यान रखिए, नोट करके, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सन्निहित बन जाता है इसे, सब सम्माननीय, देखो सम आधा म, सम उपसर्ग है, मन, ठीक है, ये जो है आपका जो है ना सम्माननीय में क्या है, मन धातु हो गई, और इसमें एक अनीय प्रत्यय जुड़ जाता है और बीच में एक अणिच प्रत्यय भी आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, और म को माँ हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ था ना एक जगह पे, लल को लाल, ऐसे मन को मान हो जाता, सम्मान आधा मन धातु है, अनियर जुड़ जाएगा, सम्माननीय, तो सम मन अनियर लिख लीजिए फिलहाल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, विशेषण विशेष पदानि योजयत, विशेषण और विशेष पदानि पद योजयत मैंने जोड़ो, विशेषण और विशेष के पदानि पद योजयत जोड़ो, विशेषण पदानि और विशेष पदानि, श्लाघ्या मने आनंददायक, कथा मने कथा। विशेषण किसको कहते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है, और विशेष से किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने कहा भूरा पंखा, तो पंखा क्या है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है, भूरा है वो, या सफ़ेद है, काला है, तो वो विशेषण हुआ। ऐसी कथा कैसी है, श्लाघ्या है, सुंदर है, ठीक है, तो श्लाघ्या कथा, तो श्लाघ्या कथा हो गई, तो श्लाघ्या विशेषण, कथा विशेष्य हो गया, ठीक है। तो उदात्त रम्य, उदात्त रम्य क्या है, समुदाचार, ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने एक का एक कर दिया, सामने लिख दिया। अति दीर्घ क्या था, बहुत लंबा क्या हुआ था, वो प्रवास हो गया था, वो जो सीता जी दूर रह रही थी, तो प्रवास, तो 2 इस बच्चे ने लिखा हुआ है, तो आप भी 2 डाल लीजिए, अति दीर्घ से दूर प्रवास हो गया। अब बाकी तो 3 यहीं पे हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे समरूप, समान क्या है, कुटुंब का वृत्तांत, उनका कुटुंब का वृत्तांत क्या है, समान है, एक जैसा है, राम का और लव कुश का। वो जब सुनते हैं लव कुश से तो उनको लगता है कि हमारा और इसका परिवार का जो घटना होता है एक जैसी घटी हुई। स्पर्श कैसा है, हृदयग्राही क्या है, हृदयग्राही क्या था, हृदय को अच्छा लगने वाला, वो था स्पर्श, जो पहले आया था स्पर्श। स्पर्श क्या था, वो बहुत अच्छा लगने वाला था, वो राम को बहुत अच्छा लगा था स्पर्श। जब पिता पुत्र से मिलता है, भले ही वो एक दूसरे को नहीं जानते तो भी उनको थोड़ा सा फीलिंग होती है, ऐसा बताते हैं। कुमारेयो, कुमार का, दोनों कुमारों का, किन दोनों कुमारों का, कुश लव है, कुश और लव का, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब छठे क्वेश्चन में आते हैं, अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में संधिम कुरुता, संधि करो। द्वयो अपि, द्वयो अपि, विसर्ग को स को रू हो जाता है, उसमें र बचता है, तो क्या बन जाता है, द्वयो रपि, द्वयो रपि, ऐसे बन गया, ठीक है। इसे विसर्ग संधि में ही रखा जाता है। और द्वौ अपि, द्वौ अपि का क्या बनता है, द्वावपि, द्वा, द के नीचे व आ और प में छोटे की मां, द्वावपि, इसे अयादि संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए ऐ ओ औ के आगे स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, अय आय औ आओ, इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं, ठीक है, अयादि संधि कहते हैं इसको, इस तरह से अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। तो ये बदल जाते हैं अय आय औ आओ में, अगर आगे स्वर हो तो, ठीक है। अब देखिए क अत्र कोत्र, क अत्र का क्या बनेगा, इस बच्चे ने साफ नहीं लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, किसी की पुस्तक है एक्चुअल में। तो कह विसर्ग को स को रू को वो मिल के ओ हो जाता है को, और अ इसमें चला जाता है तो एस बन जाता है, तो ये बन जाता है कोत्र, ठीक है। अनभिज्ञ अहम, यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, अनभिज्ञो, यहाँ पे विसर्ग को स का रू का उ मिल के ओ में मिल जाएगा, अनभिज्ञो हम। ये कौन सी संधि है पता है, ये दोनों संधियाँ पूर्व रूप संधि हैं, पहले जैसा रूप हो जाता है अ का भी, तो ये ऐसे है यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा हुआ है। और हम इति आत्मानम, इति आत्मानम, ई को यह हो जाएगा, यण संधि कहते हैं इसको, जानते हैं यण संधि, चलिए मैं समझा देता हूँ।
ई उ री री के आगे अगर स्वर आ जाए तो ई को य, उ को व, री को र, री को ल हो जाता है और इसी को यण संधि कहते हैं। ठीक है, ई को य, ई य में बदलता है, उ में, री र में, री ल में। तो ये ई अधेय में बदला तो मिलके क्या बना, इत्यात्मानम। ठीक है, देखो अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों में विच्छेद करो, इनको तोड़ना है इन शब्दों को। अहम अपि एतयो, इन सब में भी वही संधि है। अहम अपि, आधा म था, अ में सीधे ही मिल गया, इसे संयुक्त संधि कहते हैं, संयोग संधि। इसे जुड़ गया है क्योंकि संयोग हो गया है तो इसे नॉर्मल संधि होती है, आधे में सीधे अ मिल जाता है। अहम अपि, ई को यह हो गया, देखिए अहम अप्येतयो बन गया, ये भी यण संधि है यहाँ पे, अहम अप्येतयो, ऐसे अहम अप्येतयो। वयोनुरोधात पुरुरूप संधि है, वयः अनुरोधात, विसर्ग से स सकुरु को उ मिलके ओ। ठीक है, समानाभिजनो, समान अभिजनो, अ मिलके आ। दीर्घ संधि सुना होगा आपने, दीर्घ संधि सुना है, सबसे पहले पढ़ाई जाती है दीर्घ संधि, अ मिलके आ हो गया। खलु एतत्, खलवेतत्, खलु एतत्, उ को क्या हो गया, आधा व, मैंने बताया था उ को क्या हो जाता है, आधा व हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया खलवेतत्। ठीक है, ये तो आता है खलवेतत्। ठीक है, खलु एतत् है, खलवेतत् यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि, ये लिखे हुए वाक्य क, कौन, कम, प्रति, किसके प्रति कथयति कहता है। ये नीचे जो वाक्य लिखे हुए कौन किसको कह रहा है, तो क में सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम माने व्यवधान होना, चारित्र लोपाय न, चरित्र का लोप के लिए नहीं होता। अगर हम कह रहे हैं लव पुस्तक कि अगर तुम बैठ जाओगे मेरी गोद में तो तुम सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हो, मेरी गोद में बैठ रहे हो, इस तरह से तुम्हारा जो व्रत है वो नहीं टूटेगा, तो व्यवधान हो जाएगा। तो ये कौन कहता है, राम, राम कहते हैं, बच्चे ने लिखा हुआ है। कुछ लवौ, कुछ लव को कह रहे हैं, तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, राम कुछ लवौ। ठीक है, अब देखिए ख, किम कुपिता एवं भ्रणति, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है। उत्मने या प्रकृतिस्था, या उसका प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। ये कौन पूछता है बताओ, विदूषक, विदूषक पूछता है। किसको पूछता है, कुशम, कुश को, विदूषक कुशम। ठीक है, ग, जानाम्यहम तस्य नामधेयम, जानामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम, उसका नाम। यहाँ पे जानामि अहम, ई था, ई को यह हो गया, देखो जानामि अहम, ये कौन कहता है, कुश कहता है। किसको कहता है, राम को कहता है। ठीक है, कुश रामम। घ देखिए, तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। कौन कहता है, लवह, लव कहता है। किसको कहता है, विदूषकम। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये पाठ पढ़ लिया। ये योग्यता विस्तार वगैरह हैं, ये अतिरिक्त चीज़ें हैं, ये हम अभ्यास कर सकते हैं, या जब आगे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा आप बताइए। यूट्यूब में ही नीचे जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जब आप चैनल चला रहे हो तो नीचे, सबसे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो उसके नीचे आपको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है जहां आपको कमेंट करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या क्या कमियां रही और क्या नया होना चाहिए आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अब जब तक अगला पाठ आता है तब तक आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।